काल गोप सब आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक बेंचेस गाइस। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द लेक्चर सीरीज 7 जो कि हमने स्टार्ट की है ल्यूसेंट सीरीज़ की। आप सबके आपने इसकी जो पहले प्रीवियस जो 6 वीडियोस हैं वो आपने देखी हो, और अगर आपने वो देखी हो स्टिल आप हमारे साथ कंसिस्टेंट हो तो इससे पता लगता है कि जो हमारी सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। ओके, तो यही उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रही हो, आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा हो, आपको जो टाइम है वो यूटिलाइज़ हो गाइस। तो आज ल्यूसेंट सीरीज़ में हमारा आज लेक्चर होने वाला है 7, ठीक है। जो पिछले 6 वीडियोज़ में हमने इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर कर लिए हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी होने वाला है। ओके, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कवर होने वाले हैं। पहले तो हम मादा करने वाले थे, लेकिन फिर मैंने सोचा वैदिक कल्चर जो है उसको पूरा ही कर लेते हैं, राइट। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर सब देख लो, सबसे ज़्यादा सच इसके बारे में अगर आप पर्टिकुलरली बुक के हिसाब से देख लो, थ्योरेटिकली देख लो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक है। बट अगर हम बात कर रहे हैं सीधा एनसीईआरटी लेवल पे या फिर ल्यूसेंट लेवल पे, जीके लेवल पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेवल पे, तो वहाँ से सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जाता है, राइट। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनको ही उठाया जाता है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स। ओके, सो हमको पता है ल्यूसेंट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करती है। इसलिए तो आज जो है वैदिक कल्चर के रिलेटेड, वैदिक लिटरेचर 6 वेदांगा जो होती है, स्मृति होती है, ओके, और उनके अंदर जो उसके टाइप्स होती हैं, और उसके अलावा भी जो वैदिक कल्चर है उस टाइम का जो सोसाइटी है, ठीक है, पॉलिटी है, रिलीजन है, इकोनॉमी है, किस तरह से चलती है, सब कुछ हम देखेंगे। और यहाँ से ये आप मतलब यहाँ से अगर आप देख लो ओवरऑल कोई भी एग्जाम की बात करो तो कम से कम 5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं गाइस। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं कि जब भी हमारा पूरी जो है ल्यूसेंट सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन उनके। सो उससे भी हमारा जो है नॉलेज का काफ़ी ज़्यादा बेस बनेगा। एक बार मैंने यूट्यूब पे वीडियो में देख लिया था कि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, तो कोई भी एग्जाम का प्रीलिम्स पास करना है, तो सबसे पहले उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10,000 एमसीक्यूज़ प्लस विद एक्सप्लेनेशन। सो हम उसको सॉल्व करेंगे गाइज। ओके, होप सबके आप सबको पसंद आएगा और सबके आप सभी लोग तभी तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ओके, तो अपने सीरीज़ की ओर चलते हैं, अपना टॉपिक की ओर चलते हैं, पहले टॉपिक की ओर गाइस। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। नाउ यहाँ पर बात करी जाती है, 1 सेकंड हम पहले जाएंगे, 1 मिनट ऐसे हम पहले जाएंगे। अगर हम बात करें वैदिक टाइम पीरियड की गाइस, ओके, वैदिक टाइम पीरियड की बात करें हम, तो टाइम पीरियड कितना है इसका टाइम पीरियड है, सभी नोट करेंगे, 1500 BC टू 600 BC। ये है वैदिक एज का टाइम पीरियड, ठीक है। अब हमको पता है कि इससे पहले क्या था। अगर मैं आपसे पहले पूछूं इससे पहले कौन सा टाइम पीरियड था, इससे पहले कौन सा एरा था, इससे पहले कौन सा सिविलाइजेशन थी, ठीक है। अब जब सिविलाइजेशन थी इससे पहले कौन से लोग थे, दैट इज़ द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑफ, या फिर आप इसको बोल सकते हो IVC, दैट इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिसका टाइम पीरियड क्या था वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे गाइस। होप सबके आपको अभी बहुत ऐसे पता होगा कि इसका टाइम पीरियड क्या था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कमेंट्स में बताएं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट इज़ द वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था, और वैदिक सिविलाइजेशन को, हड़प्पन सिविलाइजेशन को और सॉरी हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को और कौन से नाम से जाना जाता था। सो हमने पिछले लेक्चर 6 सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स इस पे जो इंपॉर्टेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके वो हमने काफ़ी ज़्यादा कवर किए थे। अगर आप उसको देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प होने वाली है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पड़े हुए हैं। ओके, तो ये उस टाइम के अब बात कर रहा है, दैट इज़ द 1500 से लेकर 600 BC तक के टाइम पीरियड की बात कर रहा है। मतलब 1500 से पहले किसका टाइम पीरियड था, दैट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो डाउनफॉल हो गई है। हम ये काफ़ी लोगों का ये मानना है कि दैट इज़ जो आर्यंस थे वो कहाँ से माइग्रेट हुए थे, सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए, ये जानी मानी थ्योरी है सबसे ज़्यादा। वो यहाँ पर आए, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंडस नदी है उसके पास आए, और वहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हो गया, और फिर वहाँ पर वो वैदिक लोग बस गए, वो आर्यन लोग बस गए, और उन्हीं को बोला जाता है द वैदिक आर्यंस, दैट इज़ द वैदिक टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड को बोला जाता है। ओके, तो देखते हैं, लोकेशन ऑफ ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन स्टिल रिमेन अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट द आर्यन वर द नेटिव ऑफ द सोइल ऑफ इंडिया, एंड सम अदर स्कॉलर बिलीव दैट द आर्यंस वर माइग्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज द सेंट्रल एशिया। मैक्स मुलर बोलते हैं, ठीक है, कि किसने ये थ्योरी दी है कि जो सेंट्रल एशिया से आए हैं। ये देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसने दिया है, मैक्स मुलर ने। ओके, यूरोप एंटार्क्टिक रीजन, ये किसने बोला है, दैट इज बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, ठीक है।
नाउ यहाँ पर बात की गई है किसकी, क्या बोला गया है इस पे, इस बारे में हमने ये समझा है कि काफ़ी ये इस टॉपिक पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, क्योंकि अलग अलग स्कॉलर, देखो मैंने आपको पहले बताया कि हर एक इतिहासकार का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये सोचता है, ठीक है। उनके पास उनके आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, ओके। तो काफ़ी सारी जो है इसके रिलेटेड अगर आप पढ़ोगे तो दैट इज़ हमारी जो सीरीज़ थी हमने पढ़ी थी BHIC 132, आप हमारे सीरीज में जाकर देख सकते हो गाइस। उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा डीप में डिस्कस किया और जो इन सभी स्कॉलर की थ्योरियाँ भी पढ़ी कि किस तरह से जो है ओरिजिनल ऑफ आर्यन के बारे में अलग अलग थ्योरियाँ है। बट फिर भी इधर इस बारे में हमने इतना समझा है कि हर एक इतिहासकार का दृष्टिकोण अलग है और उनके हिसाब से जो आर्यंस थे वो अलग अलग थे। अगर हम बात कर रहे हैं कुछ कुछ का जो कईयों का मत था कि जो आर्यंस हैं वो अपने भारत की भूमि से, भारत की मिट्टी से निकले हैं, भारत की अपनी जन्मभूमि के हैं, मतलब भारत ही उनकी जन्मभूमि, दैट इज़ वो कहते हैं कि जो वो आर्यंस थे, जो वैदिक पीपल थे, वो इंडिया के ही थे। कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो माइग्रेटेड थे, मतलब बाहर से आए थे इंडिया में आर्यंस, सिंधु नदी के किनारे। कहाँ से आए थे? दैट इज़ सेंट्रल एशिया से। कौन बोलता है ये बोलता है मैक्स मूलर। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो यूरोप से थे या आर्कटिक रीजन से। ये कौन बोलते थे? बाल गंगाधर तिलक। सो काफ़ी सारी थ्योरीज हैं गाइस, हम देख सकते हैं, ओके। बट इसमें हमको किस पे विश्वास करना है? अगर बात करें तो सबसे सुप्रसिद्ध जिसको सबसे ज़्यादा माना जाता है दैट इज़ सेंट्रल एशिया वाली थ्योरी बाय मैक्स मूलर। सो इसलिए मैंने आपको ये मैक्स मूलर वाला पॉइंट नोट करवाया था। नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ द आर्यंस आर सपोज टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू द कॉन्टिनेंट इन सेवरल स्टेजेस और फेज ड्यूरिंग 2000 to 1500 BC। देखो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। सो आर्यंस जो है अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना, सबसे ज़्यादा फेमस ये वाली थ्योरी है दैट इज़ कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में माइग्रेट हुए थे टाइम पीरियड में, सेवरल स्टेजेस में। पहले आए, फिर थोड़े आए, फिर थोड़े आए, बोलते हैं ना एक ग्रुप चलता है। अगर आप गुज्जर बकरवाल के देखो तो पहले थोड़ा सा ग्रुप आता है, फिर आते हैं, फिर आते हैं, फिर आते फिर ऐसे बनता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा 2000 BC से लेकर 1500 BC तक के टाइम पीरियड के बीच काफ़ी आते रहे, थोड़े मतलब एक वेव में आते रहे, ठीक है। थोड़े ग्रुप पूरा माइग्रेट हुआ था यहाँ पर। उसके बाद 500 BC से लेकर, अब आप बोलोगे आपने तो पहले बताया था कि इसका टाइम पीरियड 500 BC है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो गाइस, अगर 2000 से आना स्टार्ट हुए 1500 तक, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है दैट इज 25 से लेकर 750 तक, ठीक है। तो 750 तक, तो अगर जब ये 2000 से 1500 तक यहाँ पर आएंगे तभी तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का डाउनफॉल होगा। और जब 1500 में हड़प्पा सिविलाइजेशन का पूरी तरह से डाउनफॉल हो गया, मतलब जो है वैदिक है वो वहाँ से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1500 से लेकर 600 तक। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप आराम से वापस आ जाएगा गाइज, ओके। ना आप इंस्क्रिप्शन में देखते हैं कि कुछ इंस्क्रिप्शन उनके बारे में क्या क्या लिखा गया, उससे हमें हमको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है, ओके गाइज। आपने बताना है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसके बारे में कौन कौन सी इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, वो आप कमेंट्स में जाके बता सकते हैं, ओके। आप पढ़ते हैं बुखास की इंस्क्रिप्शन दैट इज़ एशिया माइनर, जो कि टर्की की इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। विच मेंशंस 4 वैदिक गॉड्स, ठीक है। उसमें हमको 4 वैदिक गॉड्स के बारे में पता लगता है, 4 वैदिक भगवानों के बारे में पता लगता है। दैट इज कौन कौन से देखते हैं? इंद्र, वरुण, मित्रांत, नसात्यस, प्रूव सेंट्रल एशिया। अच्छा, मित्रांत एंड नास्त्यस, ठीक है। तो ये सेंट्रल एशिया थ्योरी प्रूव करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अब जैसे किसी इंसान का भगवान जो जब से वो जन्म लेगा वो वही रहेगा ना। हिंदू अगर हिंदू है तो उनके भगवान वही, जो सनातन धर्म है वो वही है, ठीक है। जो अगर मुस्लिम है तो उनके भगवान दैट इज़ अल्लाह, ठीक है, जो उनको मानते हैं। क्रिश्चियन है तो उनके जीसस को मानते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर जो ये वाले लोग थे दैट इज़ द आर्यंस, जो वैदिक आर्यंस, ठीक है, जो वैदिक पीपल थे। अब अगर वो उनके बारे में जो इंस्क्रिप्शन हमको मिलती है टर्की के बारे में, जरबुस्का, ठीक है, तो उसमें उनके 4 भगवानों के नाम लिखे गए। इसीलिए मतलब यहीं से कंसेप्ट आता है कि पहले वो वहाँ पर थे, मतलब टर्की साइड, सेंट्रल एशिया वहाँ टर्की में ही आता, ठीक है। तो वहाँ से थे, तो वहाँ से वो जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर बस गए, ठीक है। लेकिन हमको वहाँ के उनके भगवान जो थे, उनके जो कल्चर था कहीं ना कहीं, उसके बारे में कहाँ से पता लगा?
यहाँ से, ठीक है, टर्की से। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होगा कि कहीं ना कहीं जो उनका जो एक ब्रांच बोल सकते हो, या फिर एक पीढ़ी, ठीक है, या फिर एक ग्रुप, या फिर कुछ भी, मतलब एक उनका जो टोली का, मतलब कुछ भी ऐसा, मतलब उनका जो ग्रुप है वो इस पर्टिकुलर इलाके में भी रहता होगा, यहाँ पर रहता होगा, तो उनके रिवाज चलते होंगे यहाँ पर सदियों सदियों, ठीक है, उनके रिवाज चलते होंगे, तो उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखे होंगे, रूल बनाए होंगे, सो वो यहाँ से मिली। सो इससे पता लगता है, ये थ्योरी भी इससे पता लगता है दैट ये है सेंट्रल एशिया से। ओके, थ्योरी एज दियर होमलैंड। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, ना मैंने आपको बोला ना कि काफ़ी सारी स्टेजेस में ये आए हैं, ठीक है, काफ़ी सारे वेव्स में आए हैं। ओके, तो the group that came to India first settled in the present frontier of the Punjab, then they called Sapt Sindhu region of 7 rivers. They lived here for many centuries and gradually pushed into the interior of settle of their valleys and Ganges and the Yamuna। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि जब जो पहला ग्रुप आ सकता है, या जो पहली वेव आई, ठीक है, जो पहली बार आई, वो सिंधु नदी, दैट इज इंडस नदी के किनारे बसे, ठीक है, और आते गए और आते गए, ठीक है। फिर वो सप्त सिंधु क्यों बोला गया, ठीक है, क्योंकि जब सिंधु नदी उस इलाके की मेन, बाकी जो उसकी ट्रिब्यूटर है वो उस सिंधु नदी में आके मिल जाती हैं, ठीक है। तो सब सिंधु नदी के किनारे जो सब सारे बसने लगे, इन नदियों के सारे किनारे बसने लगे, तो दैट इज़ द सप्त सिंधु, ठीक है। सब सातों रिवर्स जो है, जो 6 ट्रिब्यूटर हैं, बाकी एक सिंधु है, रिवर है, ओके, उनकी मेन ब्रांच। सो ये उसके आसपास सेटल होना स्टार्ट कर गए। उसके बाद आगे बढ़ते गए, जैसे वो आते गए, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पर गंगा यमुना के पास, दैट इज़ हम बोलते हैं ना कि इसकी जब हम साइट्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ईस्ट वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी तक आ गए थे। सो दैट्स वाई। ओके राइट, ओके नाउ अब आती है वैदिक लिटरेचर, ठीक है। वैदिक लिटरेचर हमने पहले में पढ़ा, टाइम पीरियड तो हमने पहले ही पढ़ लिया। ओके गाइस, it is presumed that the Veda was composed while the Aryans were still in the Punjab. Vedic literature comprises of 4 literary productions, that is Samhita, Vedas, Brahmanas, Aryanka and the Upanishads। अच्छा, सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैदिक के बारे में पढ़ोगे तो ये लाइन आपको हमेशा मिलेगी, इसलिए आप यहाँ पर रख लो। वैदिक टाइम पीरियड है 1500 से 620, यही हमको पता लग गया। और ये माना गया है कि जो ऋग्वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद हमारे जो इतिहास का जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेदों में एक है ऋग्वेद, ठीक है। तो वो कंपोज किया गया था जब आर्यन पंजाब में थे, स्टिल पंजाब में। तो ओके, तो ये माना गया कि जब आर्यन पंजाब में था तब उस टाइम ऋग्वेद लिखा गया था। ओके, तो यहाँ से एमसीक्यू कोई आने वाला नहीं है, बट ये आपकी नॉलेज के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें वैदिक लिटरेचर की, ठीक है, तो जो उनके अपने उनका भी कोई लिटरेचर होगा वैदिक पीपल्स का, ठीक है। उन लिटरेचर की बात करें तो वो 4 लिटरेरी प्रोडक्शन में डिवाइडेड था, ठीक है। कौन कौन से था, दैट इज संहिता या वेद बोलते हैं जिनको, ठीक है। उसके बाद सेकंड है ब्राह्मणास, ठीक है, क्योंकि वेदों के बाद किसकी मोनोपोली आई, वो वेदों के बाद किसकी डोमिनेशन आई थी, ब्राह्मण्स की। उसी के बाद आई थी कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ओके, उसके बाद आए थे आर्यनकाज एंड दैट उपनिषद्स क्या होते हैं। बिल्कुल एक एक सबको पढ़ेंगे गाइस, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो वैदिक लिटरेचर की बात करें तो वैदिक लिटरेचर हैड ग्रोन अप इन द कोर्स ऑफ टाइम एंड वाज रियली handed down for generations to generation by word to mouth, hence these are called shruti are here। देखो, वैदिक लिटरेचर की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कोर्स ऑफ टाइम, काफ़ी ज़्यादा पुराना, काफ़ी ज़्यादा इसमें लंबा टाइम देखा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें वैदिक लिटरेचर तो इसको श्रुति कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है श्रुति, क्योंकि जो वैदिक थे पुराने ज़माने के, आपको पता ही है, क्योंकि कहीं अगर आप बात करो तो शायद पेपर कन्वेंशन नहीं थी वो, ठीक है, उस टाइम इतना वो नहीं था, तो उनको नोट नहीं किया, उनको डायरेक्टली माउथ बोला जाता था, गुरु बोलते थे, एंड जो उनके शिष्य थे वो सुनते थे, ठीक है। उसके बाद गुरु बोलते थे और उनके जो शिष्य थे वो सुनते थे गुरुकुल में। सो उनको डायरेक्टली कन्वर्जेशन जो होती थी उसी में याद हो जाता था। ओके गाइज, तो इसीलिए इसको बोलते हैं श्रुति, मतलब दैट इज़ हियर, इनको सिर्फ सुना जाता था उस टाइम। ओके, बट हम अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लंबा टाइम पीरियड भी देखा हुआ है। पूरे वैदिक लिटरेचर की अगर हम बात करें जाए सबसे पूरे वैदिक, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं वेदास, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज। वेदास आर कॉल्ड अपरुष्य, ठीक है। देखो ये देखो इंपॉर्टेंट आ गया एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन, वेदा इज आल्सो नोन एज अपरुष्य। ओके, दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड एंड नित्या, दैट इज एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी। वेदास को बोलते हैं अपरुष्य और नित्या, क्यों, क्योंकि ये माना जाता है कि जो वेदा है उनको इंसान ने नहीं, भगवान ने बनाया गया है, भगवान के द्वारा बनाया गया है, भगवान के द्वारा उसमें जो सारे लिखा गया है, और वो इंसान को गिफ्ट है, एक इंसान को भगवान की तरफ से एक तोहफा है। ओके, अच्छा, अगर हम बात करें वेदाओं की तो बड़े वेदा तो ओके, व्हाट इज़ वेदा, वेदा की टाइप्स कितनी हैं। अगर हम बात करें वेदा की तो वेदा जो है 4 टाइप्स के हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से टाइप है, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ओके, सो ये इनकी क्रोनोलॉजी भी है, आपने क्रोनोलॉजी से याद करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद एक है, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद आता है। ओके गाइस, द फर्स्ट थ्री ऋग्वेद, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, आर जॉइंटली कॉल्ड वेदात्री। ठीक है, कौन कौन सी की बात कर रहा है? जो पहले तीन वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, इन ये तीन को क्या कहा जाता है? दैट इज इन ट्रायो को, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायो। ठीक है, जैसे दो को बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं सिंगल, दो को बोलते हैं डबल एंड तीन को बोलते हैं ट्रायो। ठीक है, TRIO। ठीक है, वैसे ये तीन वेद हैं, इस ट्रायो को क्या बोलते हैं? इस ट्रायो को बोलते हैं वेदात्री। ओके, दैट इज ट्रायो ऑफ वेदास। नाउ अब आपको सीधे से क्वेश्चन पूछेगा, ट्रायो ऑफ वेदास किसको बोलते हैं? दैट इज वेदात्री, या वेदात्री को क्या बोलते हैं? ट्रायो ऑफ वेदास। ओके गाइज, आई होप कि आप सभी इसको नोट करते जा रहे हो। ओके, काफ़ी ज़्यादा MCQ इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑफ द फोर वेदा द ऋग्वेद कलेक्शन, दैट इज द कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में लिरिक्स लिखे गए हैं। लिरिक्स मतलब हाइम्स, दैट इज मंत्रास। ओके, okay, of the four Vedas, the Rig Veda, that is the collection of lyrics, is the oldest text in the world and therefore is also known as the first testament of the mankind। ये MCQs देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें विच इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, दैट इज़ द ऋग्वेद। ओके, ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पुराना लिखित दस्तावेज, लिखित टेक्स्ट कौन सा है? ओके, वो है ऋग्वेद। The Rigveda contains 1028 hymns and 10,580 verses divided into 10 mandalas. 6 mandalas, that is from 2nd to 7th, are called Gotra या Vamsha mandala। ठीक है, कुल ग्रंथ। The first and the 10th mandalas are to have been added later। The 10th mandala contains the famous Purush Sukta, which explain the four varnas, that is Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudras, and the hymns of Rigveda recited by Hotri। गाइस, इतने इस बारे में काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। ओके, ध्यान से एक एक करके आराम से सॉल्व करके सुनेंगे। अच्छा, तो अगर बात करें ऋग्वेद की, तो एक मिनट, किसी भी टॉपिक को याद करने का देखो, नॉर्मल आपको सिंपल सा टाइप करता, तो दैट इज सबसे पहले टॉपिक लिखा, दैट इज ऋग्वेद। ओके, अब इसमें कितने पॉइंट्स हैं? सिंपल है। ओके, सो यहाँ पर आया फर्स्ट पॉइंट हमारा, ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, ओल्डेस्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या हमको क्या मिलता है? दैट इज इट कंटेन्स 1028 हाइम्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है, इट कंटेन्स 1028 हाइम्स। ओके, उसके बाद 10,500 वर्स। ठीक है, जो कि 10 मंडालास में डिवाइडेड है। 10 मंडालास मतलब 10 किताबों में, बुक्स। ओके, है क्या हाइम्स एंड हाइम्स मतलब मंत्र और वर्सेस मतलब श्लोक। ओके, संस्कृत में लिखे होते हैं, वो 10 किताबों में डिवाइडेड है। अच्छा, नेक्स्ट हमको क्या MCQs मिलते हैं, जो मैं आपको पॉइंट नोट करवा रहा हूँ गाइस, ये MCQs सारे MCQs वाले पॉइंट है, तो आप इनको ध्यान से नोट करना। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमको यहाँ से क्या मिलता है कि जो 10 मंडाला है, 10 मंडाला मतलब जो 10 किताबें हैं, उनमें से किताब नंबर 2 से लेकर 7 तक, ठीक है, 2 से लेकर 7 तक, उनको क्या कहा जाता है? गोत्र वंशा कहा जाता है। ठीक है, गोत्र वंशा कहा जाता है। कौन सी किताब को लेकर? दैट इज 2 से लेकर 7 तक। अब यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, जो बाकी 3 है, ठीक है, रिमेनिंग 3, और जो बुक नंबर 1st एंड द 10th है, फर्स्ट और 10th, वो कहा जाता है कि वो सबसे लास्ट पे ऐड की गई है, वो बाद में ऐड की गई है। ओके, और क्या मिलना देख रहे हो? ओके, जो 10वीं किताब है, उसमें क्या देखने को मिलता है? दैट इज़ पुरुषुक्ता, जो कि हमको अब बताता है हमारे कास्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था ना कि ब्राह्मण है उसमें, उसके बाद ऋग्वेदों के बाद किस तरह से जो ब्राह्मण डोमिनेसी आई। ठीक है, वो कास्टों के बारे में बताता है कि दैट इज़ वर्ण के बारे में बताता है। कास्टिज्म को वर्ण बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में वर्ण सबसे ऊपर, जैसे अगर क्रोनोलॉजी करते तो उस टाइम का उससे ब्राह्मण है, उसके बाद आता था क्षत्रिय, उसके बाद आता था वैश्य एंड शूद्रास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में मिडिल में आके और बहुत ज़्यादा कास्टिज्म बढ़ गया था। ओके, तो इतने सारे हमने पॉइंट पढ़े हैं। आई होप कि आपको इतने सारे पॉइंट समझ आए होंगे। प्लस एक और पॉइंट था, दैट इज जो ऋग्वेद थे, जो ऋग्वेद के हाइम्स थे, दैट इज रिसाइटेड बाय होत्री। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होत्री।
नेक्स्ट है ऋग्वेद, तो हमने पढ़ लिया सारा, ये है सारा ऋग्वेद का निचोड़। आई होप कि आप इसको सबको पढ़ जाओ, ओके, इस निचोड़ को। नेक्स्ट है यजुर्वेद, द बुक ऑफ सेक्रीफाइशियल प्रेयर्स, जो नाम से पता लग जाता है, मतलब बलि वगैरह जिसमें हम देते थे, सेक्रीफाइस वगैरह जो अपने माता भगवान को खुश करते थे, ओके। इस रिचुअल वेदा इट हाइम्स वर रिसाइटेड बाय अध्वर्युस, ठीक है। तो ऋग्वेद की किसने की थी? होत्री ने, इसकी अध्वर्युस ने। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कृष्ण यजुर्वेद एंड द शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, 2 पार्ट्स में। इन कॉन्ट्रास्ट टू फर्स्ट 2 विच आर, ओके गाइस, तो इन कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट विच आर इन वर्सली एंटायरली, दिस वन इज बोथ वर्स एंड द प्रोस। अच्छा, सो यहाँ पर क्या बात हुई है एक्चुअली? यहाँ पर बात हुई है एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की, जो मैं अभी आपकी दूर कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में हम इसको सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट देखने मिलते हैं वो ले लेते हैं। सो यजुर्वेद इज द बुक ऑफ सेक्रीफाइशियल प्रेयर्स, दैट इज द रिचुअल बोल सकते हो, ठीक है, रिचुअल वेदा। विच पार्ट या विच बुक ऑफ द वेदास इज नोन एज द रिचुअल वेद बुक या फिर सेक्रीफाइशियल, दैट इज यजुर्वेद, ये याद रखना है। उसके हाइम्स जो है रिसाइटेड बाय अध्वर्युस, ठीक है। उसके बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? ओके, सो 2 पार्ट्स हैं, वो है कृष्ण यजुर्वेद एंड द शुक्ल यजुर्वेद, ओके। थर्ड में क्या बात की है? इन कंट्रास्ट टू फर्स्ट 2, यहाँ पर एक डाउट की बात है। पहली 2 किताबों के, पहले जो 2 बुक्स हैं, पहले जो 2 हमने पढ़े हैं, उसके कंपैरिजन में इसमें दोनों वर्स और प्रोस है। अगर हमने पहले इससे पहले ऋग्वेद पढ़ा है, लेकिन एडिटिंग में ये फर्स्ट आ गया, लेकिन मैंने पहले पढ़ा ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है? सामवेद, फिर आता है यजुर्वेद। सो यहाँ पर पहले यजुर्वेद आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ऋग्वेद और सामवेद में दोनों में है अलग अलग आता है। ऋग्वेद इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, दैट इज लिरिक्स, ठीक है, बट सामवेद इज कलेक्शन ऑफ प्रोस। बट यहाँ पर यजुर्वेद की बात की है। यजुर्वेद बोलता है कि यजुर्वेद में दोनों, दैट इज ऋग्वेद की हाइम्स, ऋग्वेद की पोएम्स एंड यजुर्वेद की श्लोक, यजुर्वेद के प्रोस दोनों आते हैं। सो दैट इज वाई दिस, ओके गाइस, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए वो भी लाया हूँ टेबल। तो पढ़ते हैं सामवेद। सामवेद बुक ऑफ चैंट्स, ठीक है, बुक ऑफ चैंट्स बोल सकते हो आप। इट हैड 1549 वर्सेस, ओके। तो ऋग्वेद की कितने थे? 1000, ओके, 1028 टाइम्स, ओके। और सामवेद की, यजुर्वेद की कितने थे? And now taken from Rigveda, hymn of Samveda were cited by Udayagiri. Veda is important for Indian music, ठीक है। तो इसमें 1549 जो वर्सेस हैं, ठीक है, ओके गाइस। तो इसमें जो 1549 वर्सेस हैं, वो सभी के सभी कहाँ से लिए गए हैं? वो सभी के सभी लिए गए हैं ऋग्वेद से। सामवेद के जो सभी के सभी जो वर्सेस हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, एक्सक्लूडिंग 75, ठीक है। तो 75 श्लोकों के अलावा, 75 वर्सेस के अलावा जो बाकी सभी के सभी जो इसमें जो श्लोक हैं वो यहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और इसके जो सामवेद जो रिसाइटेड बाय उदगीरी, ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये सामवेद की क्रम बात की जाए स्पेशली, तो सामवेद इंडियन म्यूज़िक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। यहीं से इंडियन म्यूज़िक की आप बोल सकते हो शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट कौन सा बचा? अथर्ववेद। अथर्ववेद दैट इज द बुक ऑफ मैजिकल फार्मूले, ठीक है, काला जादू आप बोल सकते हो। 1/4 ऑफ द फोर्थ एंड द लास्ट वन कंटेन चार्म्स एंड द स्पेल्स ऑफ वॉर्ड ऑफ इविल्स एंड द डिजीजेस। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वेदास, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो ये काफ़ी लंबे समय तक इसको वेदा की कैटेगरी में नहीं रखा गया, इसलिए तो मैंने बोलता हूँ कि जो ट्रायो, देखो हमने पढ़ा था ना ट्रायो ऑफ वेदा, ये जो फर्स्ट 3 वेद हैं, दैट इज कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, ठीक है, इनको फर्स्ट ट्रायो बोलते हैं। लेकिन जो अथर्ववेद था उसको सबसे लास्ट पे एडिट किया गया था, इसलिए ये ऋग्वेद के ट्रायो में नहीं आता, ओके। तब तो ट्रायो बनता ही नहीं, ओके। तो हमने फर्स्ट चीज़ पढ़ ली, वट हमने पढ़ लिया कि जब हमने वैदिक लिटरेचर की बात करी थी तो हमने जो वैदिक लिटरेचर को 4 टाइप में कैटेगरी किया था, दैट इज संहिता या फिर वेदा, सेकंड ब्राह्मणास, ठीक है, थर्ड था आर्यका एंड द फोर्थ था उपनिषद। तो हमने संहिता या फिर वेद बोल सकते हो उनको पढ़ लिए पूरे, ओके, उनके बेसिक नॉलेज ले लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मणास, ठीक है। नाउ ब्राह्मणास,
Brahmana explain the hymns of the Vedas. They were written in the prose and the ritualistic in the nature. Brahmanas means sacrifice. Various sacrifice and the rituals have been elaborately discussed in the Brahmanas. Every Veda has several Brahmanas attached to it. अच्छा, so अगर बात करें जाए ब्राह्मणास की तो नॉट ब्राह्मणास जो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं वो तो है, लेकिन ब्राह्मणास टेक्स्ट भी हैं, ठीक है गाइस। तो उनकी बात करी जा रही है। तो ब्राह्मण इनका मतलब ही होता है कि सेक्रीफाइस। ओके, ये अगर बात करी जाए तो रिचुअल प्रोस के फॉर्म में लिखे गए हैं। ओके, तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो हाइम्स है, ऋग्वेद में जो चैंट्स है, जो वर्सेस हैं, जो मतलब काफ़ी उस टाइम की ओल्ड जो लैंग्वेज होगी, जिसमें भी संस्कृत जिस भी लैंग्वेज में लिखे होंगे, ठीक है, उन सभी को एक्सप्लेन किया गया है ब्राह्मणास में। सो दैट इज़ वाई ब्राह्मणास इंपॉर्टेंट। और हर एक जो वेद है उसके साथ एक ब्राह्मणा अटैच्ड है, सो ताकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, समझ सकते हो गाइस? मतलब आई थिंक मैं आप ये बोल सकते हो दैट इज़ द डिक्शनरी ऑफ वेदास इज कॉल्ड ब्राह्मणास। ओके, हम वेद पढ़ेंगे और उसके साथ कौन सा ब्राह्मणा अटैच है वो पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा आपके एग्जाम के लिए। देखो गाइस, ओके, हम बात करेंगे हम ऋग्वेद की, तो उसके साथ कौन सा ब्राह्मणा जुड़ा है? दैट इज ऐत्रेय एंड द कौशिकी, या फिर आप बोलते हो संख्यान। सो ये ब्राह्मणा है ऋग्वेद के साथ। यजुर्वेद के साथ कौन सा है? यजुर्वेद के साथ है शताब्था, द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मणा। देखो यहाँ पर अगर बात करें ब्राह्मणा की, तो ब्राह्मणा में सबसे ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट कौन सा है? शताब्था, जिसका नाम ही शताब्था है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट। एंड द तैत्रिया, ठीक है, जो ऐत्रिया है वो ऋग्वेद के साथ है, जो तैत्रिया है वो यजुर्वेद के साथ है। ओके, सामवेद, सामवेद के साथ कौन सा है? पंचविशा, इसको बोलते हैं तांड्या महाब्राह्मण एंड शतविश, दैट इज बोलते हो चंदोग्या या फिर जामवंत्य। ओके, अथर्ववेद की बात करते हैं गोपाथा, ये एक ही है, इसके साथ एक ही है। तो ये आई होप कि आप सबको ये टेबल याद हो जाना चाहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पर थोड़ी एडिटिंग में एक बार मिस्टेक हो गई है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा बीच वाला पार्ट था वो थोड़ा डिलीटेड, बट कोई बात नहीं, उसकी पीपीटी तो नहीं है, बट मैं आपको नॉर्मली यहाँ पर लिख के बता दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा। ओके, तो हमने दो पढ़ लिए, दैट इज़ ऋग्वेद या फिर सॉरी एक मिनट, तो हमने दो पढ़ लिए, दैट इज़ संहिता या फिर वेदास, एंड सेकंड इज़ ब्राह्मणा। सो हमने ये पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज़ आर्यंकास पढ़ेंगे। ओके, सो आर्यंकास, सो जो वर्ड है आर्यंकास, ये किस शब्द से निकला है? वो शब्द से निकला है ARYANA, दैट इज़ आर्यना। ओके गाइस, जिसका मतलब क्या होता है? आर्यना, जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट, मतलब जंगल। ओके, तो जैसे कि आप नाम से ही मतलब पता लगा सकते हो, ठीक है, कि ये फॉरेस्ट टेक्स्ट्स हैं। ओके, जिनको बोला जाता है आर्यंकास। ओके, क्योंकि क्यों इनको बोला जाता है आर्यंकास? बिकॉज जो ये ये लिखे ही गए थे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन छात्रों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, दैट इज जंगल में रहते हैं। ओके, और आप दूसरे हिसाब से बोल सकते हो द आर्यंकास इज ऑल्सो नोन एज द कंक्लूडिंग। ओके, द आर्यंकास इज ऑल्सो नोन एज द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास, ठीक है। सो कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास इज आल्सो नोन एज आर्यंकास। सो बस आर्यंकास के बारे में इतना ही बताया हुआ है रिसेंट में। ओके, इतना ज़्यादा नहीं बताया हुआ है। एंड उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक आता है? दैट इज उपनिषद। कौन सा था? उपनिषद। ओके, अगर हम बात करें उपनिषद की, सो उपनिषद को क्या बोला जाता है या उपनिषद को क्या बोलते हैं? दैट इज द फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। ओके, अगर हम बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद इज आल्सो नोन एज व्हाट इज? वेदांता। गाइस, अगर बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद को और क्या बोला जाता है? वेदांता बोला जाता है। ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों इनको वेदांता बोला जाता है? क्योंकि मतलब जब वेदों का एंड वगैरह टाइम उस टाइम पीरियड में इसको लिखा गया था, ठीक है। दे केम टुवर्ड्स द एंड ऑफ वेदास, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ वेदा। ओके, देयर आर 108 उपनिषद्स, ठीक है, 108 उपनिषद्स। तो ये याद रखना है, देयर आर 108 उपनिषद। सो विच इज़ द ओल्डेस्ट? ओके, सो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? सो सबसे अगर हम ओल्डेस्ट की बात करें जाए तो वो है
ओके ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा वाला है? तो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है वृहद आर्यंका, ठीक है, VRIHAD ARYANKA, वृहद आर्यंका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद, और यू कैन से द ओल्डेस्ट वेदांता, ओके, एंड देयर आर 108 वेदांतास, 108 उपनिषद। बस इतने पॉइंट्स है उपनिषद में याद करने के लिए। ओके, तो होप सबके आप सबको आज का टॉपिक पसंद आया हो। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू एंड बाय बाय।